हम्म। तो यूनिटी आईएएस में मोनिका का स्वागत है। तो इन्होंने अपने साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी जो इन्होंने जो बैच लॉन्च किया है मोनिका मैम ने, तो ये यूपीएससी 2027 के लिए है और 2026 मेंस के लिए प्री के बाद में एक बैच लॉन्च होगा। जिनका प्री निकलेगा उनके लिए एक अलग से बैच लॉन्च होगा। तो मैम आप बता दीजिए, आप इस मेंस आंसर राइटिंग प्लस मेंटरशिप बैच में क्या क्या कराने वाले हो, साल भर क्या शेड्यूल रहेगा, मतलब बच्चों को कैसे क्या करना है, एक बार आप इनको ब्रीफ कर दो उसके बारे में। सबसे पहले तो थैंक यू सर इंट्रोडक्शन के लिए और वेलकम के लिए। जो हमने 2027 के लिए बैच लॉन्च किया है उसमें जो मेजर प्रोग्राम है वो एक तो आंसर राइटिंग का है, जिसमें एसे प्लस जीएस के सारे पेपर्स इंक्लूडेड है। और जो दूसरा है वो मेंटरशिप का है कि अगर आपको अपने प्रिपरेशन में कोई डाउट्स आते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। साथ ही ऐसे जो कॉमन डाउट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे केस स्टडी कैसे सोल्व करनी है हमको, तो उसके लिए मैं क्लासेस ले लूंगी आप लोगों की वीकली, अगर ज्यादा डाउट्स आते हैं तो। और अगर कम डाउट्स आते हैं तो मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगी उसमें। उसके अलावा आप लोग अपनी केस स्टडीज या फिर जो भी आप आंसर्स लिखते हैं जिनके 2 या 5 वो मेरे को सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके फीडबैक दूंगी कैसे इम्प्रूव कर सकते हो आप, वो सब मैं आपको गाइड करूंगी उससे रिलेटेड। तो ये प्रोग्राम जो है वो 2027 के लिए जो अभी हमने लॉन्च किया है। और इसमें बच्चों कुछ कॉमन क्वेश्चन ये थे कि जैसे हिंदी मीडियम के लिए भी रहेगा ना ये? हाँ, हिंदी मीडियम के लिए, मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। और कुछ बच्चों का ऐसा भी था कि कुछ मतलब पीसीएस प्लस यूपीएससी को लेके भी अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये प्रोग्राम? हाँ, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि काफी स्टेट पीसीएस ऐसे है जिनका सिलेबस यूपीएससी जैसा है। बट हाँ, मैं पहले बता दूं कि अगर किसी स्टेट का स्टेट स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इतने स्टेट पीसीएस का मुझे नॉलेज नहीं है। पर मैं आपको राजस्थान से आती हूँ तो मैं आरएस से रिलेटेड स्टेट पीसीएस में थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। हाँ, मतलब उसमें आप ये है कि हाँ, उसमें एक मतलब आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता सकते हो, पर उसमें कंटेंट क्या डालना रहेगा वो आप नहीं बता पाओगे, वो तो स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी इसमें बच्चों का ये क्वेश्चन था कि जैसे आप कॉपी चेक करोगे तो कैसे करोगे, मतलब आपको बच्चे पीडीएफ भेजेंगे, उसके बाद आप उस पर रिटर्न करके मतलब कॉपी सेंड करोगे वापस? हाँ, मैं उसको वैसे भी चेक कर सकती हूँ या फिर मैं आपको ऑन कैमरा भी चेक करके बता सकती हूँ, अगर आपको जैसा सुटेबल लगे। अगर आपको ऑन कैमरा फीडबैक चाहिए तो मैं आपके सामने पढ़ के आपको पूरा फीडबैक दे सकती हूँ। अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मैं वैसे चेक करके दे दूंगी। मतलब दोनों चीज़ अवेलेबल है। और इसमें ये भी था कि बच्चों जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे मान के चलो किसी टॉपिक को लेकर रिलेटेड कुछ डाउट रहे तो वो भी चीज़ें आपसे क्लियर हो पाएगी? डिपेंड करता है कि कॉमन डाउट है कि नहीं है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैं पूरी क्लास लेके आपको समझा सकती हूँ कि आप मैं पूरी पॉलिटी पढ़ा दूं। बट हाँ, कोई पॉलिटी का हाँ वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, पॉलिटी का अगर मान लो कि पॉलिटी स्पेसिफिक सबको डाउट आ रहे हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को, तो मैं वो सॉल्व कर सकती हूँ एक क्लास लेके स्पेसिफिक। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना हो तो मैम से पूछ सकती हूँ इस बैच के रिगार्डिंग। और जैसे मान के चलो प्री होगा तो उसके बाद में मेंस के लिए एक अलग से बैच लॉन्च किया जाएगा। मैम बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि पीटी का अलग से बैच मतलब कब से क्या शुरू करोगे, वो भी एक बार इनको बता दो, अगर पीटी को ओरिएंटेशन में भी आपका कुछ बैच चलेगा तो। पीटी 2027? हाँ, पीटी मैं तो ये कहूंगी कि अगर जो पीटी 2027 को टारगेट कर रहे हैं वो अभी तो मेंस का पढ़े और अपना जो बेसिक बुक्स है उनको कंप्लीट करे। बाकी पीटी स्पेसिफिक तो ऑब्वियसली जनवरी के बाद ही शुरू करना चाहिए। तो आप उस टाइम प्रोग्राम लाओगे मतलब पीटी के लिए? वो डिपेंड करता है कितने बच्चे पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि फिर हमारा भी टाइम है और जो 2027 आंसर राइटिंग और मेंटरशिप को ज्वाइन करेंगे तो उनको भी टाइम देना है। हाँ, मतलब जो आप इसमें जो मेंस आंसर राइटिंग प्लस मेंटरशिप वाला प्रोग्राम है, इसमें आप प्रीलिम से रिलेटेड भी कुछ कुछ मैम से पूछ सकते हो गाइडेंस के लिए कि हाँ अगर किसी को चीज़ में दिक्कत आ रही है, टेस्ट सीरीज कौन सा सोल्व करना है क्या है, वो सेम क्वेरी जो आपके सोल्व हो जाएगी। तो उसी से प्रीलिम्स का तो मोस्टली मैं तो गाइडेंस चाहिए वो तो मिल ही जाएगा आपको इसी बेस से आपके उस। हाँ, ऐसी जो मतलब क्वेरीज होती है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे टेस्ट सीरीज सोल्व करनी है वगैरह वगैरह, पीवाईक्यूज वगैरह, ये तो आप इसी बेच में पूछ सकते हैं, मतलब फोन करके मेंटरशिप वाले में, या फिर अपना जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम वाला तो उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, आप किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अगर इस बैच से रिलेटेड, पहले इस बैच से रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो आपको।
सबा, आपको पूछना था कुछ, आप ज्वाइन करना भी चाह रहे थे। हेलो मैम। हेलो। मुझे ये पूछना था कंटेंट का लेके, अगर जैसे कुछ स्पेसिफिक कंटेंट अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हम उसकी आंसर राइटिंग भी नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो उसका क्या करना है? मतलब आप क्या तो मतलब हाँ, तो जैसे कि मेरा खुद का कंटेंट है जैसे कि GS3 GS4 के लिए, तो वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और बाकी जो जैसे मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके तो कोचिंग्स के अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक कंटेंट होता है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह से मैंने निकाला अपनी केस स्टडीज वगैरह, तो मेरा कंटेंट है तो वो मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगी। पर मैम ऐसा कुछ वो तो नहीं होगा कि हिंदी और इंग्लिश को लेके ज्यादा वो लैंग्वेज का, क्योंकि आपका अगर कंटेंट होगा तो वो इंग्लिश के उसमें होगा प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, और हमारा जो होगा वो एक हिंदी के प्रोस्पेक्टिव से होना चाहिए। उसमें ये भी तो होता है ना कि आंसर राइटिंग में आप कितना सटीक हिंदी लिख पा रहे हो, और हालांकि इंग्लिश ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो या समझ नहीं पाते हो, बट एक वो होता है ना फ्लो लेके आना हो, तो वो थोड़ा सा अगर दिक्कत करता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? अगर हिंदी मीडियम, देखो सबसे पहले तो मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है, तो मेरा कंटेंट भी इंग्लिश मीडियम में है। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेके उसको ट्रांसलेट करके आपको दे पाऊंगी। अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मैं उसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, ठीक है। आप लोग खुद अपना ट्रांसलेट कर सकते हैं मेरे कंटेंट में, क्योंकि वो इतना कंटेंट है कि मैं उसको बैठ कर ट्रांसलेट नहीं कर सकती हूँ। बाकी रहा बात फैक्ट्स वगैरह की और कैसे स्टडीज की, तो वो तो मतलब वैल्यू एडिशन है, तो आप लोग खुद उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल डेटा है तो आप खुद लोग ट्रांसलेट करके लिख ही सकते हो। अच्छा, ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना हो? हाँ, एक और क्वेश्चन, ये मतलब एक बच्चे से बात हुई थी तो उन्होंने ये बोला कि जैसे आप जैसे मान के चलो ये मेंस 2026 के लिए जो बैच चलाओगे तो उसमें आप अपने नोट्स दे पाओगे पूरे, कि उन्होंने 2 बार मेंस लिखा है हाँ ऑलरेडी। उसमें तो हाँ मैं वो दे दूंगी अपने। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर से दे दूंगी। और ये क्वेश्चन था कि जैसे मान के चलो आरएस वाले कुछ बच्चे हैं जो आरएस का भी 2-3 बार उन्होंने मेंस लिखा, तो वो भी बैच ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे, तो आरएस के लिए आप स्पेसिफिक मतलब इसी प्रोग्राम में इंक्लूड रहेगा ना वो सब? अभी मुझे ना आरएस को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद ने आरएस का मेंस नहीं लिखा है, तो उसकी आंसर राइटिंग कैसी होती है, क्योंकि मेरा कमिटमेंट जो है वो मैं जिन बच्चों की हेल्प कर सकती हूँ मैं उन्हीं को लेना चाहती हूँ, ठीक है। पहली चीज तो ये है कि मैं स्पेसिफिकली क्लियर कर दूं बच्चों को। और दूसरी चीज ये है कि मुझे देखना पड़ेगा आरएस मेंस का कि कैसा मतलब स्पेसिफिक कंटेंट कैसा होता है, क्या होता है, क्योंकि उसकी गाइडेंस के लिए मुझे भी थोड़ी हेल्प लगी। पर हाँ, मेरे कुछ दोस्त है जिन्होंने इंटरव्यू दिया है आरएस का, तो अगर किसी को डाउट होगा तो मैं उन लोगों को ले आऊंगी अपने साथ, तो वो लोग आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। और जैसे ये भी एक बच्चों का डाउट रहता है कि जैसे कि ऐसे का लिखने के लिए, ऐसे के लिए आप कुछ स्पेशल बच्चों को क्या करवाओगे मतलब? देखो ऐसे में जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, जो मुझे खुद को आती थी, कि हमको ऐसे के पेज कैसे लिखने हैं, ठीक है। मतलब 10 पेज हो ही नहीं पाते एक टॉपिक पे, तो उसको कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है। तो ऐसे का जो मेरा प्लान होगा वो रिवर्स इंजीनियरिंग का होगा, कि मैं आपको पहले टॉपिक दे दूंगी, आप लोग को लिखना है, मुझे देना है, उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर मेंटरशिप के लेवल पे हम लोग ना फोन पे जो आपका कस्टमाइज्ड होता है उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हर बच्चे की अलग नीड है। उसके बाद हम दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे। उसके अलावा जो मेरे पास कंटेंट है, लाइक हमें कैसे शुरू कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना है, कंक्लूड हमें कैसे करना है, हेडिंग्स हमारी क्या हो सकती है, तो वो सब मैं अपना कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगी। अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। मैम एक क्वेश्चन ये था कि ये 1-to-1 मेंटरशिप होगी कि जैसे अगर मेरी कुछ स्पेसिफिक कमियां हैं, कि मुझे कुछ अपनी स्पेसिफिक कमियां आपको बतानी है, या फिर आपको मुझे कुछ सोल्यूशन देना तो मुझे उस पर रिव्यू करना होगा, फिर आपको बताना होगा, तो वो ऐसा प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है ना कि वो 1 हफ्ता चले, 15 दिन चले, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो 1-to-1 सेशन होगा ना वो फिर इसमें? हाँ वो आपका 1-to-1 सेशन होगा, अगर आपको मेंटरशिप चाहिए और आपको डाउट्स आते हैं, मतलब ना पर्सनल रिलेटेड कि ये डाउट हो रहा है, तो आप पर्सनली उससे बात करें। अब देखो मैं आपको इस एक और ही चीज़ बताता हूँ, जैसे आप जैसे बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाओगे
पहली बात तो वहाँ पे आपको इतना क्वालिफाई बंदा कोई नहीं मिलेगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ, देखो मुझे कोचिंग का लगभग इंडस्ट्री में काम करते हुए इतने साल हो गए, हकीकत बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है ये कि आपके सामने वो बंदा है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, जिन्होंने 3 बार इंटरव्यू दिया है, 4 बार मेंस दिया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप डायरेक्ट पर्सनली अपने जो भी डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हो। फिर तीसरी बात, मैम के आंसर राइटिंग में इथिक्स में 120 रहे हैं, ऐसे में भी 120 नंबर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जीएस में जीएस 3 में 100, मतलब टॉपर्स के भी नहीं आते हैं। तो ये बात याद रखना कि आपके लिए सबसे बेस्ट है ये। दूसरी बात, आप पर्सनली पूछ सकते हो। जैसे आप कहीं कोचिंग में आप ज्वाइन करोगे, बहुत सारे बड़े बड़े मेंटरशिप प्रोग्राम चलते हैं, वहाँ पे आपको पता भी नहीं लगेगा उन्होंने मेंस भी लिखा है नहीं लिखा है, हकीकत मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पर्सनली मैम से जुड़ के आप सोचो कि आप, मैं फिर बता रहा हूँ, 2027 के लिए रियल में जो अगर सीरियस तैयारी करें, और जिनका अगर फ्री होता है 2026 वाला, तो उनके लिए भी मैम रहेगी अपने साथ। तो आप इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और मैं फिर बता रहा हूँ, पर्सनली तौर पे आप कोई सी भी कोचिंग में चले जाना, आपको इतना बेस्ट जो मतलब सबाई सी बात मेंटर नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप ये चीज़ का फ़ायदा उठाइए। और ये बहुत बड़ी बात है कि मैम आपके बीच में है, नहीं तो मोस्टली ऐसे लोग आपको सर्च करने पे भी नहीं मिलेंगे। भाई मैं बता रहा हूँ हकीकत, मोनिका मैम ही थे जो फर्स्ट टाइम हमारे ग्रुप के में जिनका पहली बार प्री हुआ था, जिन्होंने पहली बार मेंस लिखा और पहली बार इंटरव्यू तक पहुंची। तो ये बहुत बड़ी बात है, वो आप लोगों को गाइड करने को तैयार है, ये बहुत बड़ी बात है, मैं सही बता रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि आने वाले जितने भी आप हो, फ्यूचर एस्पिरेंट हो, मतलब 2026 से 27 के लिए, तो आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैम वहाँ तक पहुँची हुई है, तो आपको एक अच्छे से गाइड कर सकती है और आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है, ये बात याद रखना। तो मेरा मानना है कि देखो, आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इस जगह आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्यों गाइडेंस चाहिए और मैम कितना हेल्प कर सकती है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए मैम से। और किसी को कुछ पूछना, वासिम तुम्हें कुछ पूछना हो? रमेश? हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। मैम मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे कि मेरी कंटिन्यूटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि जैसे मैं पढ़ता हूँ 15 दिन से मतलब 20 दिन तक पढ़ूंगा, उसके बाद फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर 15-20 दिन बाद फिर शुरू होता है। इससे क्या होता है, जो चीजें पढ़ा रहता हूँ वो भी भूल जाता हूँ और नई चीजें मैं शुरुआत नहीं कर पाता हूँ। तो ये ज्यादा चल रहा है। और एक मैम फियर है, जैसे होता है कि लगता है कि पता नहीं वो सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। जो 3-4 साल से मेरे साथ हो रहा था, तो मैं फिर ना पीएचडी करने चला आया, फिर लेकिन अब लगता है कि हो जाएगा, तो मतलब लगा हूँ 15-20 दिन से पढ़ाई अच्छी चलती है। अब सीसेट वाला जैसे फियर, मेरा सीसेट का भी फियर बना हुआ। पिछले साल मेरा 1 नंबर से रुका था सीसेट, और जीएस मतलब 4 क्वेश्चन से रुका था। तो यही चल रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ पहले नंबर सीसेट के लिए, और दूसरे नंबर जो है फियर है, तो मैं आगे सस्टेन कर पाऊंगा कि नहीं, इस पे आप कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए, सीसेट का तो ऐसा है कि अभी 1 महीना बचा है, तो आप डेली टाइम दे सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपको जरूरत लगती है। तो आपका 1 मार्क से रुका है तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, काफी लोग का रुकता है। तो आप लोग थोड़ा मतलब, अब आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक है या मैथ्स वीक है, तो किसकी वजह से आपका रुका है, तो आप उस चीज पे ज्यादा काम करें। रही बात फियर की, तो फियर का तो सबको ही लगता है, क्योंकि सब लोग कम्पीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हर किसी को डाउट होता है, सेलेक्ट होने वालों को, ना होने वाले को, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसीजर है, इतने सारे पेपर्स होते हैं, सब पेपर्स में हम प्रो नहीं होते हैं। तो हर किसी को लगता है कि ये वाला पेपर मेरे को डुबा देगा, इसमें ये वाली चीज मेरे को डुबा देगी। किसी को जीएसटी का फियर होता है, किसी को ऑप्शनल का होता है, किसी को ऐसे का होता है, तो सबको ही लगता है, वो कॉमन चीज है। जैसे मैम मेरा अभी मतलब कि जीएस अभी एक बार क्वालिफाई हुआ था, वो भी 2023 वाला, उसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अब जैसे होता है ना कि कभी लगता है कि क्वेश्चन टेस्ट सीरीज मार्केट से लगा लें, कभी पीवाईक्यू, और कभी लगता है कि एनसीईआरटी पे भी कमांड नहीं है। तो मैम ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, तीनों मुझे पड़े हैं। पीवाईक्यू में तो मान लो थोड़ा बहुत काम कर लिया हूँ, अब बाकी जो रहा मार्केट की टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी तो भी उतनी अच्छी अभी पकड़ नहीं हुई है, और मार्केट की टेस्ट सीरीज तो अभी बहुत दूर है। पीवाईक्यू ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट का क्लियर किया है, तो मैं बोल सकती हूँ कि
PYQ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इन तीनों में। फिर NCERT आएगी और फिर टेस्ट सीरीज अगर आपके पास टाइम बचता है तो दे, और ना बिना दिए भी लोग क्लियर करते ही हैं। मैं सुन के अच्छा लगता है, लेकिन वो अंदर से ना तो फिर फील होता है कि यार मैं टेस्ट सीरीज करके कोई नहीं, आप मैडम से जुड़िए। फिर उसी चीज़ के लिए तो मैम ने मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया ना, आप जैसे लोगों के डर को दूर करने के लिए ही तो। ठीक है मैम, आप कुछ 5 टिप्स देना चाहो। अब 2026 प्री देने वाले हैं उनके लिए लास्ट 1 मंथ उनको क्या करना चाहिए, 5 टिप्स उनको आप देना चाहो अपनी तरफ से, जो आपने 4 अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है प्रीलिम्स, आपने IFS का कट ऑफ भी क्लियर किया, तो आप क्या सजेस्ट करोगे लास्ट 1 मंथ के लिए बच्चों को? पहला टिप है कि प्रायोरिटाइज PYQ। ठीक है, 2010 से लेकर आप जितना भी कर पाए, ठीक है, 15 से कर पाए, जितना भी कर पाए, सारे PYQs को पढ़िए, उनको गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए। सेकंड टिप है CSET को इग्नोर मत करिए, क्योंकि काफी लोग का अटक जाता है, IITians का अटक रहा है। ठीक है, मेरे फ्रेंड्स IIT से होके उनका नहीं हुआ, तो CSET को इग्नोर मत कीजिए। थर्ड है कि करंट अफेयर से पहले स्टैटिक को रिवाइज कीजिए। तो अगर आपका 2-3 जितना भी रिवीजन हो पाए, जितना आपका लेवल है उस हिसाब से, तो 3-4 से रिवीजन करना हो, पहले स्टैटिक का कीजिए, बाद में करंट पे जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स है जो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर में अगर मेरे को प्रायोरिटाइज करना हो तो मैं एनवायरमेंट को प्रायोरिटाइज करूंगी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन फंसते हैं वहां से। पॉलिटी का करंट अफेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से। तो ऐसे ऐसे आप सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। 4 चीज ये हो गई। 5वां, अपने आप पे भरोसा रखे, बस कॉन्फिडेंस लेके जाना है, भरोसा रखना है अपने आप पे। तो 5th मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अपने आप को संभालना, अपने मेंटल हेल्थ को संभालना, और अपनी जो भी हेल्थ है, दिमाग है, सबको सिंक्रोनाइज रखना। चलो ठीक है, लास्ट में किसी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो लास्ट मैडम के लिए बस ये हाफ आवर का ही सेशन है, तो 5-6 मिनट बचे हैं अपने पास, तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। किसी को पूछना हो प्रीलिम्स रिलेटेड, 2026 से रिलेटेड? हाँ सर, मुझे मैम ऐसा होता है कि जब हम TYQ करते हैं, ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि हमें आंसर इतने कर चुके हैं कि आंसर ही रट गया है उनका। कभी कभी ऐसा होता है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या हमें अपनी रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें या फिर उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को, मतलब PYQs को ही करें? उसमें समझ नहीं आता, क्योंकि जब उसको करने बैठो तो ऐसा लगता है कि ये तो आंसर हमें पता ही है, उसके ऑप्शंस देखो, हाँ उसका भी हमने एनालिसिस कर रखा है पूरा। उस सिचुएशन में क्या करें? हाँ, ये कर सकते हैं कि देखो आपने PYQ कैसे की उस पर डिपेंड करता है। तो आपने PYQ सिर्फ आंसर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, वो होता है। दूसरा है आपने PYQ पे रिसर्च किया है। तो कुछ एग्जाम्पल तो बहुत, मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैटिक होते हैं जिनका आपको सीधा, जैसे पॉलिटी के हो गए, लक्ष्मीकांत से पढ़ गए, तो उनसे कोई दिक्कत नहीं होती। एनवायरमेंट के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, उनको आप रिसर्च करो, गूगल में कीवर्ड डालो, उनको रिसर्च करो। जो ऑप्शन में अवेलेबल थी कुछ स्पीसीज, उनको रिसर्च करो, क्योंकि वो रिपीट होता रहता है। जैसे मुझे याद है 2026 में क्वेश्चन आया था सिल्वर आयोडाइड वाला, कि अगर हमको आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाने तो हम किसका यूज करेंगे। सेम क्वेश्चन 2011 या 12 के PYQs में है, जहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था। तो अगर वो किसी ने रिसर्च करके PYQ पढ़ा होगा, उसका ये वाला क्वेश्चन इजीली, जैसे ट्रेन वाला बहुत कॉमन होता है। हाँ, ऐसे ट्रेन वाला रिपीट हुआ है 2-3 बार। ठीक है, तो रिपीट वाले क्वेश्चन ही नहीं देखने में, हमें रिसर्च करके उनसे आसपास से जो पूछे जाते हैं टॉपिक, उसमें भी प्रायोरिटाइज करना है कि हमें कौन सा आता है और कौन सा नहीं आता है। अगर हमें जो पहले से पता है, जिनके बारे में पता है, तो उसको बस एक बार रिवीजन करा और छोड़ दिया, इस तरीके से। हाँ, ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो? चलो ठीक है मैम, थैंक यू। तो फिर जैसे भी बच्चे जुड़ेंगे हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और मोस्टली अभी क्या है ना, सब पीटी देने वाले ही हैं, तो इसीलिए जो लोग अभी तो पीटी 24 मई का इंतज़ार कर रहे हैं। और तो सबसे बड़ी बात है कि मैम अपने साथ है, तो आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी जो भ्रम रहता है कि मैं हकीकत बता रहा हूँ, इस तैयारी में सबसे बड़ा यही रहता है कि भाई लोग इंटरव्यू देने वाले कैसे होते हैं, क्या है। तो मैम आपके साथ है, तो ये बहुत बड़ी आपके लिए उपलब्धि मानता हूँ मैं, तो ये आप अपने साथ जुड़ी हुई है। हाँ युवराज, पूछिए, कुछ पूछना हो तो आपको। हाँ बोलो युवराज। हेलो,
मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मॉक में स्कोर आता है, मॉक में ठीक है स्कोर एवरेज मतलब अच्छा ही आता है। जैसे अभी मॉक दे रहा हूँ मैं, 80 भी आ रहा है, 85 भी आ रहा है, 77 भी आ रहा है, पर एग्जाम में क्यों उसमें स्कोर मतलब बढ़ता ही नहीं, आता ही नहीं सर। और वही क्वेश्चन भी वापस मैं घर आके देखता हूँ तो ऐसा होता है ये तो लग ही रहता है, पर वहाँ मैंने टाइम ही नहीं किया और मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं रह पाता है। आप टेस्ट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं देते हैं, आप टेस्ट सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए देते हैं और बेस्ट के लिए देते हैं। तो जो पैटर्न होता है टेस्ट सीरीज का यूपीएससी का जो बहुत अलग होता है, ठीक है। तो मार्क्स पे कुछ मैटर नहीं करता है कि अगर आप 100+ भी स्कोर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज से तो हो सकता है पे सिर्फ 60 स्कोर कर जाए, 70 कर जाए, वो मैटर नहीं करता है। आप टेस्ट सीरीज का पर्पस होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने राउंड्स में अटेम्प्ट करना है, आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है अगर आप फुल टेस्ट दे रहे हैं। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का वीक, करने के लिए हम देते हैं। तो फिर हमको जो एग्जाम होता है फाइनल वाला उसमें ये पता रहता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट में रिस्क लेना है, कौन से सब्जेक्ट्स में नहीं लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं हिस्ट्री में नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरा हिस्ट्री का नहीं होता है अच्छा, मैं टेस्ट सीरीज हूँ, टेस्ट में पीपीक्यूज लगाऊं, मुझे मेरी हिस्ट्री वीक ही रहती है, कितने रिवाइज करूँ, तो मुझे रिस्क लेना ही नहीं है हिस्ट्री में, तो इसलिए हम टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट का पर्पस कोई मार्क्स नहीं होता है और टेस्ट में अच्छा स्कोर करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि और अपने आपका आवाज़ अटक रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलिए। इतनी देर से अटक ही रहा था। बीच बीच में अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया, पहले तो हल्का हल्का अटक रहा था। अच्छा, तो मैं कह रही थी टेस्ट का जो टेस्ट सीरीज का मतलब होता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट का होता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, कितने राउंड्स में आपको अटेम्प्ट करना है वो पता चलता है टेस्ट सीरीज से। और दूसरी चीज पता चलती है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, कौन से सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन से आपके वीक है। अगर आप रिस्क लेते हैं तो कौन से सब्जेक्ट्स के आपके गेस्ट अच्छे निकलते हैं, तो कौन सब्जेक्ट्स के उसमें स्कोर अच्छा है। फिर वॉइस अटक रही है आपकी, फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू लग रहा है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आपकी आ रही है मुझे। आपकी अब आ रही है, अब बोलिए। शायद वो पता नहीं, वो नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो टेस्ट सीरीज का मतलब होता है उसका 2 पर्पस होते हैं मेन। पहला होता है टाइम मैनेजमेंट, कि हमको कितने घंटे में अटेम्प्ट करना है, कितने राउंड्स लेके अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को जब हमारा एग्जाम होगा। तो वो आप आइडेंटिफाई कर लिए कि आप जैसे कि मैं तो जनरली 3 राउंड में करती हूँ। तो पहले राउंड में जब जाती हूँ तो पूरे क्वेश्चन पढ़ते हुए जाती हूँ, फिर उसके बाद अपने अटेम्प्ट कर लेती हूँ, मतलब क्वेश्चन मार्क बना लेती हूँ जिन क्वेश्चन में मुझे बहुत डाउट होता है, जो मेरे को नहीं आ रहे पर हल्का हल्का अंदाजा होता है, या फिर 1/2 लिख देती हूँ जहाँ पे मेरा 50-50 चांस लगता है पर मैं श्योर नहीं हूँ। फिर उसके बाद दूसरा जो पर्पज होता है टेस्ट सीरीज का, वो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन सी बहुत वीक है, और कौन से सब्जेक्ट में अगर आप लेते हैं या रिस्क लेते हैं तो आपका क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये सब चेक करने के लिए हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं। उसमें अच्छा या बुरा स्कोर आने का कोई मतलब सेंस नहीं है कि आप क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसको स्कोर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और किसी कुछ पूछना हो? चलो ठीक है, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर थैंक यू मैम, आप आए और बच्चों को प्रोत्साहन किया आपने। और फिर आशा करते हैं कि इन्हीं बच्चों में से कुछ मेंस लिखेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि सभी लिखें तो अब सब लोग आपसे जुड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो और सिलेक्शन ले। तो यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ, तो अब किसी को कुछ पूछना हो, 1 मिनट